ओके, तो बेटा सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पे होंगे, दे वुड बी लाइक दिस। लिक्विड के पार्टिकल्स को क्लस्टर की फॉर्म में बनाएंगे और गैस के पार्टिकल्स को बिल्कुल दूर दूर बनाएंगे, दे वुड नॉट हैव एनी प्रॉपर पैटर्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एटलीस्ट 8 पार्टिकल्स होने चाहिए, एटलीस्ट 8 पार्टिकल्स। अच्छा मुझे बताएं बेटा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं या सॉलिड्स हैं, क्या हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं? सो जो इनकी नो। कंप्रेशन है वो क्या होगी? निग्लिजिबल। लिक्विड्स की भी नेग्लिजिबल होगी, और गैसेस के अंदर दे आर हाईली कंप्रेसिंग। व्हाट अबाउट देयर थर्मल एक्सपेंशन? सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होती है लिक्विड्स की या गैसेस की? गैसेस दे हैव हाई थर्मल एक्सपेंशन, लिक्विड्स के अंदर दे हैव या सॉलिड्स के अंदर दे हैव द लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे आपके पास मॉडरेट थर्मल एक्सपेंशन होगी, लिक्विड इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करते, गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपैंड करते। इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स में क्या होंगी बेटा? इट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, एंड इट वुड बी वीक या वेरी वीक। कंप्रेशन। अच्छा मुझे बताएं व्हाट अबाउट द डेंसिटीज? डेंसिटीज, डेंसिटीज बेटा कैसी होंगी? सॉलिड्स में हाई होगी। सॉलिड्स में हाई होगी, लिक्विड्स में मॉडरेट। हाई, और गैसेस के अंदर इट वुड बी लो या लीस्ट भी कह सकते हैं आप। क्या किसी लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा हो सकती है? लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आइस की डेंसिटी, आइस सॉलिड है, आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से या कम होती है? ये सेम नहीं होती। देखें वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m3, आइस की डेंसिटी होती है 920 kg/m3। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है जब वो फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट को जिसको हम हीट करते हैं वो थर्मली एक्सपैंड करता है, ऐसे ही जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो होता ये है कि जब हम वाटर को कूल डाउन करते हैं तो ये बजाय इसके कि कॉन्ट्रैक्ट करे, ये एक्सपेंशन शुरू कर देता है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मेरे पास हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि जब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे, सो दे आर बीइंग एक दूसरे के करीब आएंगे, सो दे आर बीइंग कंपेल्ड फोर्सफुली, क्योंकि हम कूल डाउन कर रहे हैं। तो जब हम कूल डाउन करेंगे तो ये पार्टिकल्स आपस में करीब आने की कोशिश करें। लेकिन होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं? रिपेल, जिसकी वजह से ये दोबारा से एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है वाटर की बेटा? दिस इज कॉल्ड एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मतलब रियलिटी में बाकी हर मटेरियल ऐसा बिहेव नहीं करता, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर ओनली। यही रीजन होती है कि अगर आप आइस क्यूब्स बनने के लिए रखें ना किसी कंटेनर के अंदर, या आइस बनाने के लिए रखें, तो आप जब वाटर को रखेंगे कंटेनर में तो उसका लेवल ये होगा, और जब आप आइस निकालेंगे तो वाटर लेवल ये होगा। कभी देखा है, ऑब्जर्व किया हम इस तरह निकला होता है? इसकी रीजन ये होती है कि साइड वॉल्स जो है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्क्रीट है ये, वो एक्सपैंड नहीं कर सकती वॉल्स। तो सबसे वीकेस्ट सरफेस एरिया है हमारा, जहां से वाटर लेवल एक्सपैंड होके इस तरह हम बना देते हैं। अब जिसकी वजह से देखिए इनिशियली वॉल्यूम इतना था, लेकिन कूल डाउन होने से ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम उसमें ऐड ऑन हो गया है, जिसकी वजह से फॉर द पर्टिकुलर मास वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू व्हिच इट्स डेंसिटी हैज बीन डिक्रीज।
तो ये रीजन होती है कि आपका जो आइस है वो फ्लोट करती है पानी की सरफेस पे। तो लिक्विड की डेंसिटी वेरी कर सकती है। अब अगर फर्ज करें कि मेरे पास वुड है, वुड की डेंसिटी वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल। लेट्स सपोज डिफरेंट वुड्स हैं, 890 से लेकर लेट्स सपोज 930 केजी पर मीटर क्यूब तक वुड की डेंसिटी है। और मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? दैट इज 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत ज्यादा है, वाटर की निस्बतन 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिक्विड जो है इनकी डेंसिटी सॉलिड से भी ज्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कैसे आपस में अरेंज हो। ठीक है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या होती हैं बताएं। एक, नहीं वो जरूरत नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना जाइना वाटर, तो वाटर 4 डिग्री से जब नीचे जाता है तो उसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि वाटर बजाय इसके कि कंप्रेस हो, वो एक्सपेंशन शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो चूंकि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिक रीजन मैं बता रहा था आपको कि जरूरी नहीं है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा हो सकती है। लिक्विड लेस डेंस और सॉलिड मोर डेंस हो सकते हैं। जिस तरह वुड है, वुड पानी की सरफेस पे फ्लोट करती है। ठीक है, ये है। अच्छा, ठीक है, याद है काफी। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे बेटे एक नेक्स्ट चीज पढ़नी है। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। अच्छा, ब्राउनियन मोशन बेटा क्या होती है? इट इज द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, random motion of particles of liquid or gas this motion can be observed. This motion can be observed in water by pouring pollen grains on water surface. ब्राउनियन मोशन पता है सबको क्या होता है? अच्छा बताएं, ब्राउनियन मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, ऑफ लिक्विड वो एंड जब दूसरे किसी चीज से कोलाइड करते हैं तो रैंडम मोशन प्रोड्यूस होती है। तो हम माइक्रोस्कोप से किसको देख रहे होते हैं? स्मोक को नहीं, एयर के पार्टिकल्स को या वाटर के पार्टिकल्स, या पोलन ग्रेन्स को या स्मोक पार्टिकल्स को? पोलन ग्रेन्स। मतलब अगर हमारे पास वाटर है, उसके सरफेस के ऊपर हमने पोलन ग्रेन्स डाल दी। अब पोलन ग्रेन्स तो बड़े होते हैं साइज में, वो नजर आते हैं। अगर हमने इसकी बजाय लेट्स सपोज कि स्मोक के अंदर, एयर के अंदर हमने स्मोक रिलीज कर दिया। अब बताएं, स्मोक को अंडर ऑब्जर्वेशन जब हम रखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हम किसको देख रहे होते हैं? एयर के पार्टिकल्स को या स्मोक को? तो हम एयर के पार्टिकल्स को क्यों नहीं देख रहे थे? डायरेक्टली नजर नहीं आते, दे आर वेरी स्मॉल। सो एक्चुअली हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते इस ब्राउनियन मोशन को, और हम डायरेक्टली की बजाय इनडायरेक्टली चेक करते हैं। और हम ये कहते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द स्मोक आर बीइंग हिट बाय द एयर पार्टिकल्स, जो कि रैंडमली मूव करें। तो अगर स्मोक के पार्टिकल्स भी रैंडमली मूव करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पार्टिकल्स हिट हो रहे हैं किसी और पार्टिकल्स के साथ जिनको हम देख नहीं पा रहे। तो अगर हमने ये ऑब्जर्वेशन देखनी है, सो वी हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप। उसके लिए हमें फिर एक लाइट सोर्स लगानी पड़ती है। तो एग्जामिनर नॉर्मली इसकी डेफिनेशन पूछता है, तो आपने बताना है कि रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये 1 नंबर की डेफिनेशन होती है।
एक नंबर बेटा आपके पास, ये 2 नंबर की आपके पास फिगर आती है जिसमें आपको रैंडम मोशन डिफाइन करनी, ड्रॉ करनी होती है। तो आप फिगर के अंदर इस तरह रैंडमली कोई भी डायरेक्शन इस तरह बना सकते हैं। कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होना चाहिए इसके अंदर, मतलब ऐसा जिग जैग ऑर्डर ना हो, रैंडम मोशन होनी चाहिए, ठीक है। सो विच इंडिकेट्स द ब्राउनियन मोशन। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके नहीं होगा, ये शार्प शार्प, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल हमारा इधर जा रहा था, इट वाज बीइंग हिट बाय अनदर पार्टिकल, तो जिसकी वजह से इसने एब्रप्टली डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने फर्दर लिखना है, इट कैन आल्सो बी, इट कैन आल्सो बी seen under microscope in air containing smoke. These smoke particles, these smoke particles are being hit by air molecules. Sometimes a light source is also used. इसकी क्या वजह होती है? टू, किस वजह से लाइट सोर्स यूज करते हैं ब्राउनियन मोशन के अंदर हम? स्मोक के पार्टिकल्स को एनर्जी देने के लिए या विजिबल करने के लिए? ज्यादा विजिबल करने के लिए। सो बेटा हम यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगा देते हैं और यहाँ से लाइट रेज इन होंगी और ये जो पार्टिकल्स होंगे इनके साथ हिट करके ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। So sometime a light source is used to make Brownian motion more prominent, ठीक है, ज्यादा प्रोमिनेंट करो, to make scattering phenomena visible. ठीक है, स्कैटरिंग फिनोमेना विजिबल करने के लिए। अच्छा, मैंने भी ऊपर आपको पढ़ाया है कि सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन जो है वो होती है। तो अच्छा, क्या ये सॉलिड एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन इन द सॉलिड्स, क्या ये यूजफुल होती है या यूजफुल नहीं होती, नुकसानदेह होती है? हमारे नुकसानदेह होती है, नुकसानदेह नहीं होती। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा, एडवांटेजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सर आप एक सेकेंड आज का काम शुरू से दिखा सकते हैं? जी बेटे, ये है, ये वाला पहला है, ये जस्ट एक मिनट वेट, ये यहाँ से करो, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, उसके बाद ब्राउनियन मोशन। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके। टू मेक स्कैटरिंग फिनोमेना विजिबल, तो एडवांटेजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं? जी, एनी वन ऑफ यू कैन गिव द इनपुट। रेलवे स्टेशंस के ट्रैक्स के लिए यूज करते हैं। बेटा ठीक है, तो वो गैप्स रखते हैं हम टू अवॉइड, लेकिन ये इसकी एप्लीकेशन तो नहीं हुई ना बेटा, फायदा तो नहीं है इसका। लाइक एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जहां थर्मल एक्सपेंशन से हम फायदा ले रहे हैं, हमने एक्चुअली उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे क्या पहली एप्लीकेशन थर्मोमीटर हो सकती है?
कौन सा थर्मोमीटर जिसके अंदर लिक्विड होता है, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ये एप्लीकेशन है उसकी कि जो लिक्विड है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द थर्मोमीटर, जब हम उसको हीट करते हैं तो थर्मली एक्सपेंशन शो करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। जी हाँ, टू लूज द मेटालिक जार लिड्स, अगर ये ओपन ना हो रहे हो तो आप इसको थर्मली लाइक गर्म पानी के अंदर रखेंगे, सो इट वुड मेक इट लूज। नंबर 3, एनीथिंग एल्स? दिस इज कॉल्ड हॉट रिवेटिंग। हॉट रिवेटिंग, हॉट रिवेटिंग पता है सबको क्या होती है? RIVETING या डबल TING बोलते हैं, हॉट रिवेटिंग। ये जरा देखें कि हॉट रिवेटिंग क्या होती है। ये बेसिकली हॉट रिवेटिंग बेटा एक टेक्निक है जिसके अंदर हम दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट हैविंग वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए होता है, तो जहां पे वेल्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता तो हम रिवेटिंग करते हैं। तो रिवेटिंग का जो प्रोसीजर है उसके अंदर ये जो चीजें आपको नजर आ रही है, दीज आर द रिवेट्स। ये जो एक एक चीज नजर आ रही है, दिस इज अ रिवेट। इसको हॉट करते हैं, हॉट करके दो प्लेट्स को ज्वाइन करते हैं, होल होल होता है प्लेट्स के अंदर। उसके बाद हम ऊपर से उसको प्रेस करते हैं और उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं और इस तरह से वो इजीली गिरता नहीं। और उसके बाद जब वो कूल डाउन होता है तो कूल डाउन होकर मेटल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। तो यू वुड सी यहाँ पे ये हॉट रिवेट है, इसको बेटा प्लेस किया जाता है। ये टू प्लेट्स को ज्वाइन, ये एक प्लेट ऊपर है एक नीचे है, और उसके बाद इसके ऊपर से प्रेस करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू, और ये ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद जब ये कूल डाउन होगा सो इट वुड मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है हॉट रिवेटिंग का, इससे फिक्स हो जाते हैं ये पार्ट्स। इनका फायदा ये होता है कभी खोलने पड़ जाए तो इजीली खुल भी जाते हैं बाद में। वेल्डिंग के लिए फिर पार्ट्स जो है ना वो खराब हो जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द हॉट रिवेटिंग। तो इसमें मटेरियल पहले एक्सपैंड होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट वुड मेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। ये देखिए, आप कोल्ड मेटल के साथ आप ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ हॉट ऑब्जेक्ट के साथ ही हो सकते हैं। उसके बाद बेटे आपके पास एक चीज होती है, लास्ट एप्लीकेशन एक किसकी है, बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। सो बायमेटालिक स्ट्रिप जो है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। सो एक मेटल कम एक्सपैंड करता है, लाइक उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम होता है, दूसरे का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है। व्हेन इट इज बीइंग हीटेड तो ये बेसिकली इस तरह कर्व में आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम इससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रेट स्ट्रिप राइट नाउ। व्हेन इट इज हीटेड तो इट वुड स्टार्ट बेंडिंग। अब आप देखिएगा जब इसको ये हीट करेंगे तो इट वुड स्टार्ट बेंडिंग। तो जैसे जैसे हीट करते जाएंगे ये बेंड होता जाएगा, यू वुड सी। ठीक है, बेशक इसको जिस मर्जी साइड से हीट करें ये बेंड एक ही साइड पे होगा। तो इसकी रीजन बेस ये देखें हाउ मच इट हैज बेंडेड। इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब जहां पे ये पहले डिवाइसेस यूज होती थी वहां पे अब यूज होते हैं थर्मिस्टर। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर में पढ़ा होगा। थर्मिस्टर होता है बेसिकली थर्म रेजिस्टर, हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर, उसे कहते हैं थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर क्या करता है, थर्मिस्टर जो है वो हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस को वेरी करता है। जो पुराने न्यूमेटिक सिस्टम है जिसमें मैकेनिकली आपने सर्किट को ब्रेक करना होता था वहां पे आप इसको लगाते हैं। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक आयरन है उसको आप ऑन कर दें 6 पे फुल पेस पे ले जाएं आप, तो आप उसको देखेंगे कि ये बिल्कुल मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर फर्दर वो नहीं जाती। थोड़ी देर के बाद आपको टिक की आवाज आती है और वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब वो बेसिकली उसके अंदर भी बायोमेटालिक स्ट्रिप है, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप को जब टेम्परेचर मिलता है तो वो डिस्कनेक्ट कर देती है सर्किट। जब वो कूल डाउन होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोबारा कनेक्ट होती है और दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से फर्दर इंक्रीज करता है तो वो बायोमेटालिक स्ट्रिप का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। इन दिस वे यू कैन मेक एंड ब्रेक सर्किट। So this is the way how we can use it. So the fourth property here, this is called bimetallic
स्ट्रिप। बहुत डिटेल नहीं आती, नाम पता होना जरूरी है। हाँ, एक ये चीज पता होना जरूरी है। जिनको थोड़ी सी डिटेल लिखनी है, इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स having different thermal expansion coefficient. It is made up of 2 different metals having different thermal expansion coefficients. अच्छा, अगर लेट सपोज ए बी से ज्यादा एक्सपैंड करता है, ए की एक्सपेंशन बी की एक्सपेंशन से ज्यादा है, तो कैसी फिगर बनेगी? ऐसे, ए की एक्सपेंशन बी से ज्यादा है, ऐसे बनेगी या अदर वे राउंड बनेगी? ये ए है, ये बी है, किस साइड बनेगी? 1 और 2? 1, बिकॉज जो ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है उसकी लेंथ बड़ी हो गई है। और ये कैसे पता चलेगा? देख के पता चलेगा, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द बिगर वन, यहां से लेकर यहां तक, ये सॉरी यहां तक, दिस इज द स्मॉलर वन। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली जो लेंथ है छोटी है, ऊपर वाली लेंथ बड़ी है। इट मींस द अपर वन हैज एक्सपेंडेड द मोर। ठीक है। अच्छा, कहां कहां पे थर्मल एक्सपेंशन हमें नुकसान देती है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। या थोड़ा ऊपर कर लें। डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं बेटा? नंबर 1 जी, the thermal expansion in the railway track, the thermal expansion in the railway tracks can create deformation. जी, thermal expansion in the railway tracks can create deformation and disaster to the trains. Number 2, to create deformation in the railway tracks and can cause disaster to the trains. Number 2, thermal expansion of the bridges can cause accidents या damage to the bridge and accidents. अच्छा, आप जब ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर जाते हैं तो आपने देखा होगा ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको मेटल स्ट्रिप नजर आती है और आवाज भी चेंज हो जाती है गाड़ी टायर्स के साथ। Why is this so? Because this is the metal strip. ठीक है बेटे, इधर फोकस कर। दिस इज द मेटल स्ट्रिप। ये मेटल स्ट्रिप्स के दरमियान जो है ये गैप है, ये डाला जाता है। अब ये जो ब्रिजेस हैं, ऑफ विच मटेरियल दे आर मेड? कंक्रीट। कंक्रीट ऐसे अकेली खड़ी नहीं हो सकती, उसके अंदर स्टील के रॉड्स डलते हैं तब वो उसको ग्रिप करते हैं। तो स्टील जो है वो थर्मली एक्सपैंड करता है गर्मियों के अंदर। सो जब वो एक्सपेंशन होगी और दरमियान में अगर गैप नहीं होगा, सो ये जो ब्रिज है इस तरह से लिफ्ट कर जाएगा। सो व्हेन इट वुड लिफ्ट फ्रॉम द सेंटर तो डिजास्टर होंगे, और इसके ऊपर जब हैवी ट्रैफिक स्पीड में गुजरेगी तो ऑब्वियसली इट वुड कॉज डैमेज टू द ब्रिज एंड टू द पैसेंजर्स एज वेल। नंबर 3, क्या क्या हो सकती है थर्ड एप्लीकेशन? द सैगिंग ऑफ द वायर्स, सैगिंग ऑफ ओवरहेड वायर्स या इलेक्ट्रिक केबल्स कर लो, इलेक्ट्रिक केबल्स। अच्छा, आपने देखा है यूं करके जो इलेक्ट्रिक केबल्स जा रही होती हैं बेटे गर्मियों के अंदर, दे सैग अ लॉट, ऐसे है ना? क्या वजह है इसकी? थर्मल एक्सपेंशन। नुकसान क्या होगा? थर्मल लॉसेस होंगे। सैगिंग ऑफ द ओवरहेड केबल्स कैन कॉज थर्मल लॉसेस। क्यों? वजह है कि मैथमेटिकली R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो जब थर्मली एक्सपैंड करते हैं तो लेंथ बड़ी हो जाती है वायर्स की, तो रेजिस्टिव लॉसेस बढ़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा वायर्स का,
हीट लॉस प्रोड्यूस होगा, थर्मल एनर्जी जाया हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल लॉस। नंबर 4, क्रैक्स इन द डैशबोर्ड्स, क्रैक्स इन डैशबोर्ड्स ऑफ कार। तो जो गाड़ी के डैशबोर्ड के जो क्रैक्स होते हैं वो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होते हैं आपके पास, ठीक है। आई हैव टू जस्ट सी इज देयर एनीथिंग लेफ्ट। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स के अंदर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया, एवरीडे एप्लीकेशंस पढ़ ली थर्मल एक्सपेंशन की। उसके बाद मैग्नीट्यूड हमने बता दिया कौन सा ज्यादा एक्सपैंड करता है। ठीक है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पढ़ ली हमने। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ ली, वो वीक होती है। -2 से अच्छा, हम लोगों ने पहले एब्सोल्यूट जीरो की लिखी हुई डेफिनेशन, एब्सोल्यूट जीरो की। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लिखिएगा बेटा, लिखे शाबाश। एब्सोल्यूट जीरो, -273 डिग्री सेल्सियस is considered to be absolute zero. -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस is considered to be -273 डिग्री सेल्सियस is considered to be absolute zero because at this temperature, the kinetic energy of all the particles would be equal to zero. Because at this temperature, kinetic energy of all the particles would be equal to zero. तो आपको याद है ये फॉर्मूला, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर टेम्परेचर केल्विन में 0 हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। यस, सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फिर कितना बनेगा आपके पास, इट वुड गो ऑन द अदर साइड एंड इट वुड बिकम -273। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वुड बी इक्वल टू -273। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, जो कंडक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे वुड एक्ट लाइक सुपर कंडक्टर्स। जी, प्रैक्टिकली बहुत थोड़ी देर के लिए अचीव किया गया है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अराउंड लाइक 1 or 2 सेकंड्स। ठीक है, और इसको वैसे प्रैक्टिकली अचीव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आउटर स्पेस के अंदर दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे अचीवेबल नहीं है। हम देखिए क्यों इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं कि ये ही वैल्यू हो, कुछ और भी हो सकती है। इसकी वजह ये है कि जो कन्वर्जन है ना टेम्परेचर इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस की, उसमें 273 का फैक्टर ऐड होता है। हमारा जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, उस ही पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर बेटा 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हुई तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल्स फर्दर मूव नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर जी? एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बस ये छोटा सा चैप्टर था एंड वी आर डन विद द होल थर्मल फिजिक्स। टुमारो वी वुड बी डूइंग द पास्ट पेपर्स ऑफ द थर्मल फिजिक्स कंबाइंड। ठीक है जी, so till then take care and Allah Hafiz. जी, जी शबर, you were also saying fine. हॉट पाइप्स बस्ट कर जाते हैं, बिल्कुल सही कहा, थैंक यू।